बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक बार फिर लॉन्ग मार्च का जिक्र होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है। गुजरांवाला से होता हुआ अपनी मंजिल मकसूद की जानिब गामजन है। असद उमर साहब कहते हैं कि ये 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचेगा। इस ताख़ीर की वजह दानिस्ता है या गैर दानिस्ता, और अगर दानिस्ता है तो उसके पीछे क्या सोच कार फरमा है, इस पर एक बार फिर गौर करेंगे। इस बीच बैकडोर मुज़ाकरात की खबरें भी आईं और कुछ और वजूहात का जिक्र भी किया गया, उन पर भी बात होगी आज प्रोग्राम में। फिर खान साहब के कुछ बयानात आते हैं, ज़ाहिर बात है लॉन्ग मार्च के हंगाम वो मुख्तलिफ मीडिया चैनल से सहाफ़ियों से बात करते हैं मुख्तसर, और उसमें अहम मुद्दों पर वो बात करते हैं। उन्होंने करप्शन के हवाले से बताया कि मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उसे बुरा नहीं समझते थे। उन्होंने गिनवाया खुद वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए। फिर नैब की उन्होंने आज बात की है कि नैब जो मुल्क को लूटने वाले चोर हैं, खुफिया हाथ की वजह से उन्हें मैं सज़ा नहीं दिलवा सका और नैब मेरे हाथ में नहीं था। ये खान साहब ने बरमला ऑन रिकॉर्ड कहा है। माजी में उस बारे में क्या कहते थे उसका जायज़ा लेंगे। और फिर गुजरांवाला में आपने देखा होगा बैनर्स लगने के ऊपर खुर्रम दस्तगीर और फवाद चौधरी आमने सामने आए, उस वाक़े का जिक्र भी आज करेंगे। 25 मई को इससे पहले जो लॉन्ग मार्च था उस हंगाम जो वाक़यात पेश आए, तो आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक बार फिर इमरान खान साहब को वजाहत का एक और मौका फ़राहम किया है। आज की समाअत बड़ी अहम थी, रिमार्क्स बड़े अहम थे, तफसीलात आपकी खिदमत में रखेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन है, पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत है और क्या मिला पाकिस्तान को। और आखिर में सोशल मीडिया पर नफ़रत फैलाने पर FIA एक्शन में आएगी, तरामीम मंजूर कर ली हैं सरकार ने, इससे क्या होगा ये भी आप तक रखेंगे। लेकिन सर, इन मामला पर बात करने से पहले जो नई और अहम तरीन तयनाती होनी है, जिसका जिक्र इमरान खान साहब भी करते हैं, PDM भी करती है, दानश्वर भी करते हैं, आर्मी चीफ़ की, उस मुद्दे पर आज सुबह से लेके अब तक खासा शोर है, खासी र्यूमर्स हैं कि जी फ़ैसला हो गया, जल्द अनाउंसमेंट हुआ चाहती है। मेरी इत्तलात ये हैं कि फ़ैसला वक्त पर होगा, वक्त से पहले नहीं होने जा रहा। ये सोची समझी और कायदे के मुताबिक हुकूमत की एक सोच है कि जल्द फ़ैसला करने से माइलेज खान साहब को मिलेगा, वो उन्हें नहीं देना, लिहाजा फ़ैसला जब भी करेंगे मौके पर ही करेंगे। आप इस शोर गोगा को और इन र्यूमर्स को कैसे देखते हैं, और क्या वाकई इसमें ये सोच कार फरमा है सरकार की कि हम वक्त से पहले अनाउंस नहीं करेंगे? फैसले की घड़ी तो आ गई है ना, नवंबर का महीना शुरू हो गया, फैसले का महीना आ गया। तो महीना आ गया है। अब 2 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते की बात है, और क्या होगा? फैसला तो करना ही पड़ेगा ना। और जब मिर्ज़ा असलम बेग जो थे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उस वक़्त उनकी भी नवाज शरीफ साहब से कुछ खटपट शुरू हो गई थी। तो कई माह पहले, मेरे ख्याल 4 माह पहले या 5 माह पहले उनके जानशीन का तकर्रुर कर दिया गया था। लेकिन ये चंद एक वाहिद इकलौता वाक़या है। जनरल आसिफ नवाज जो थे जी, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे मिर्ज़ा असलम बेग के बाद। सही। और उस तरह से फिर असलम बेग जो हैं, ज़ाहिर है कि उनकी शख्सियत थोड़ी मुतासर हो गई उससे। वाज़े ऐलान हो गया कि अब जा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बड़े एंडे कैंडे के शख्स थे जी, उनका भी माशाल्लाह, है, उनका तारीख़ में अपना एक अभी बाकायदे हयात हैं। और जनरल ज़ियाउल हक का जब तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ, तो वहाँ बहावलपुर में मौजूद थे, लेकिन ये अपने जहाज़ से गए थे। जहाँ उस जहाज़ में नहीं थे। सही। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उसमें। और उनका एक बड़ा किरदार था, वो जो इलेक्शन हुए उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो जीत के आई, फिर नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर हुए, तो असलम बेग और उनके फिर ISI के चीफ से हमारे जनरल हमीद गुल जी। तो उसमें उस वक्त हमीद गुल जो थे वो भी कैंडिडेट थे, उनके और उनके दरमियान टाई थी, या वो होंगे या असलम चीफ बेग ऑफ आर्मी स्टाफ या आसिफ नवाज होंगे। तो एक तरफ असलम बेग साहब थे, उनसे कुछ खटपट शुरू हो गई थी, और दूसरी तरफ हमीद गुल साहब थे और आसिफ नवाज थे, उनमें से किसी एक को चुनना था। अब हमीद गुल जो थे तो उनको बड़ा रोल था IGI बनवाने में और नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़ाने में, लेकिन फैसला फिर ये हुआ कि आसिफ नवाज जो हैं उनका इंतखाब किया वो गया। इनका इंतखाब होगा। उस वक्त
یہ جو انتخاب ہے نا وہ صدر کا اختیار تھا ثواب دیدی. وزیر اعظم کی سفارش پر تو کام ہوتا تھا لیکن صدر وہ بائنڈنگ نہیں تھی. بائنڈنگ نہیں تھی. ٹھیک. اب تو صورتحال مختلف ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہے وہ اعلان کر چکے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں لینی. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوتا ہے اور تو وہ اس مہینے ان کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی. تو جتنا بھی یہ قیاس آرائیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور 2 ہفتے زیادہ سے زیادہ آپ کتنا ڈیلے کر لیں گے اور نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر کر دیا جائے گا. اب یہ وزیر اعظم کا ثواب دیدی اختیار ہے. جو دستور میں ترامیم ہوئی, کبھی ایک ترمیم کبھی دوسری ترمیم, اس کے بعد تو وزیر اعظم اب یہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے. یہی اختیار ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پاس تھا اور وہی اختیار آج کے وزیر اعظم کے پاس ہے. وہ جس کو چاہیں آرمی چیف مقرر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آئینی طور پر. اور انہوں نے اپنے پتے جو ہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں لیکن شدت سے اس بات پر مصر ہے کہ اپنا اختیار میں استعمال کروں گا اور عمران خان صاحب کو اس کی بھنک نہیں پڑنے دوں گا. دیکھتے ہیں. خبر ہماری یہی ہے کہ یہ جلد اناؤنسمنٹ نہیں ہونے جا رہی. حالانکہ شامی صاحب نے واضح کر دیا کہ گھڑی آن پہنچی, لیکن یہ جلد اناؤنسمنٹ غالباً نہیں ہوگی. ہماری اطلاعات یہی ہیں. یعنی جلد حکومت چاہتی ہے کہ کوئی اس سے اس کا یہ مطلب وہ دباؤ کا شکار جی 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 یہی سوچ کار فرمایا جس کی وجہ سے کوئی جلد بازی میں فیصلے کر رہی ہے. تاریخ قریب ترین لے جایا اس لیے معمول کے مطابق سمری موو ہوگی اور اس پہ پھر غور ہوگا, پھر نام کا اعلان ہوگا. مگر اب دیکھیں نا گھڑی تو آ گئی نا, اب مہینہ تو شروع ہو گیا نومبر کا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اور اسی نومبر میں اب لانگ مارچ بھی 6 روز میں داخل ہے. 11 نومبر کو کہا جا رہا ہے یہ پہنچے گا اسلام آباد. اسد عمر صاحب کی جانب سے جو پلان ہے اس لانگ مارچ کو مزید لمبا کرنے کا, اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرمائے, اس پہ ایک بار پھر بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے دیکھیے میں نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا تھا. سابق وزیر اعظم ہیں, جگہ جگہ خطاب کر رہے ہیں, حکومت کو للکار رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں ان کے کردار کے اوپر, اور ان سے پھر ایسا لگتا ہے کہ ان سے مانگ بھی رہے ہیں کچھ کہ وہ اپنا کردار ادا بھی کریں. تو کل انہوں نے ذکر کیا تھا وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہ جنرل باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. آج انہوں نے نیب پہ بات کی ہے. کیا کہا دیکھیے. شہباز شریف کا ذرا سنو, اس کو 16 ارب روپے کی کرپشن کے کیس میں سزا ہونے والی تھی, جبکہ اس کو بچایا گیا, سازش کے تحت اس کو اوپر بٹھایا گیا. سب سے پہلے 4 گواہ, کسی نے نہیں پوچھا کہ کیسے سارے لوگ جو گواہ تھے سب مر گئے. میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ان کو سزا ہو, لیکن خفیہ ہاتھ تھے, ان کو سزا نہیں ہوتی تھی. کبھی جج بینچ ٹوٹ جاتا تھا, کبھی کمر میں درد ہو جاتی تھی کسی کی, کیس لمبا چل جاتا تھا. ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھی. بڑا کنفیشن ہے سر یہ تو, کہ نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھی. نہیں, نیب تو ان کے ہاتھ میں نہیں تھی نا. نیب تو ایک آزاد ادارہ تھا, یعنی آج بھی, یعنی وہ انتظامیہ کے ماتحت نہیں ہے. نیب کبھی آزاد رہا ہے ویسے؟ نہیں, دیکھیں آئینی طور پر اور قانونی طور پر وہ تو بات وہ ایک آزاد ادارہ ہے. اب عملی طور پر کیا رہا وہ تو جو کچھ بھی آپ کہہ لیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان سے نیب کے تعلقات بڑے اچھے رہے. جسٹس جاوید اقبال صاحب کا آپ دیکھ لیں ان کا دور, اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو پروٹیکشن دی گئی, اور جو مقدمے بنائے گئے اپوزیشن کے لوگوں پر وہ عدالتوں میں جا کر ان کی ہوا نکل گئی اکثر مقدموں. حتیٰ کہ اس وقت کے چیئرمین کے خلاف اتنا بڑا ایک سکینڈل آیا ذاتی طور پر, اس سکینڈل کے باوجود بھی وہ اپنے عہدے پر براجمان رہے. انہوں نے مدت پوری کی. مسلم لیگ نون کسی اور ادارے میں کسی اور سربراہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا. نہیں, وہ تو سپریم جوڈیشل کونسل ہی ان کو الگ کر سکتی تھی نا. ریفرنس بھیجنا چاہیے تھا, حکومت ریفرنس بھیج سکتی تھی, لیکن اس نے ریفرنس نہیں بھیجا. اچھا دیکھیے, اب میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی کہ نیب کے حوالے سے جو آج خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی, ماضی میں کیا کہا کرتے تھے وہ بھی دیکھیے. اب عدالتیں آزاد ہیں اس دور میں. خاقان عباسی کو جیل میں ڈالا, اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. اب ہاتھ ڈل رہا ہے بڑے بڑے لوگوں پر ہمارے دور اقتدار میں, یہ وہ کہہ رہے ہیں
नैब की रिकवरियों की मद गिनवा रहे हैं। इससे साबित ही होता है कि उस दौर में वो उसकी परफॉर्मेंस से बड़े मुतमईन थे और अदालतों को आज़ाद समझते थे और मिसालें देकर वाज़े कर रहे थे कि ये हुआ, हक्कान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ ये हुआ। अब वो कह रहे हैं मेरे इख्तियार में नहीं था और इनको रिलीफ मिल जाता था, खुफिया हाथ बीच में आ जाता था, जज बेंच टूट जाता था। देखिए, बुनियादी बात यह है कि खान साहब को अपनी कही हुई कोई बात याद नहीं रहती। वो किसी वक्त कोई मौक़िफ़ भी इख्तियार कर सकते। इस तरह उन्होंने अपना मजाक बना दिया है। मगर नैब अगर किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ फैसला हो गया। अब ये तोशाखाना केस है। नहीं, वैसे मुस्लिम लीग नून के लोग तो कहते थे कि भाई इनको फौरी तौर पर पता नहीं कितनी सज़ा हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं ऐसा हुआ। अदालती प्रोसीजर है, अदालतें एक तरीके कार के मुताबिक काम करती हैं और इसीलिए वो सारे मुकदमात जो खान साहब के दौर में बने वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहे हैं। लेकिन सर उस दौर में जब नैब कोई दर्ज करता था, कोई रेफरेंस या मुकदमा कार्रवाई शुरू करता था, तो ये हमारे सामने की बात है कि जो मीडिया ट्रायल होता था या जिस तरह से हाइप दी जाती थी उन इल्ज़ामात को, लगता था कि ये तो फैसला पहले ही हो चुका ट्रायल से पहले। नहीं, तो वो तो उनकी अपनी गुफ्तगू है, रिकॉर्डेड गुफ्तगुएँ हैं उनकी, इंटरव्यूज़ हैं, बयानात हैं, तकरीरें हैं इमरान खान की, जिसमें बिल्कुल उलट बात वो कर रहे हैं। तो इसका अब आप क्या कर सकते हैं? अगर कोई आदमी इस तरीके से अपनी बात कही हुई जो है उसको उल्टा दे, तो हम तो सिर्फ ये तो हो गया ना आपका तज्जिया, लेकिन सामने दिखाई बात ये नज़र आ रही है कि खान साहब जो भी कहें उनके फॉलोअर उन्हें बाय कर रहे हैं। ये भी एक फैक्ट है कि वो अगर कल कुछ और स्टेटमेंट दे रहे थे तो भी उनको बाय कर रहे थे, तालियां मार रहे थे। आज अगर कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो भी उन्हें बाय की जा रही है। उसका मतलब ये है कि उनको वो लोग उनकी हर बात को मानते हैं। उससे लेना देना हमारा नहीं है कि उनके फॉलोअर्स बाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भी एक असेसमेंट है ना। और मैंने तारीख में बहुत देखा है, ये फॉलोअर्स एक ज़माने में बाई कर रहे होते हैं। एक ज़माने में भुट्टो साहब ने कहा था तकरीर में कि वो किसी आप जी शराब पीते हैं, उनका लोगों का खून तो नहीं पीता, तो लोगों ने तालियां बजाई थी। तो उसके बाद फिर उन्हीं की वो दुर्गत बन रही थी। तो ये तो ऐसा ये कोई मसला नहीं है कि फॉलोअर्स बाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉलोअर्स तो किसी के भी बाई नहीं करते, लेकिन जब जज्बात ठंडे होते हैं, जब होशो हवास बाकी आता है, वापस आता है, तो उसके बाद फिर ये बातें जो हैं वो हॉट करती हैं, काटती हैं, डसती हैं। ये सारी बातें डसेंगी खान साहब को भी। ऐसा नहीं है कि इनके नताज नहीं निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा आ जाते हैं कि वो जो ताख़ीर हो रही है, इसमें इलेक्शन की डेट मांगी जा रही है। राना साहब भी उस पर मुज़ाकरात की बात तो करते हैं, लेकिन सियासी दहशतगर्द भी उन्हें कहते हैं। देखें खान साहब क्या कह रहे हैं इस पर। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहाँ जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं, सुन लो, हम पाकिस्तान का मैच अल्लाह के फजल से जीत चुके हैं। इस्लामाबाद में वो बैठे हुए हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं। इस वक्त ये आपकी जो ये शामिल साहब 10 माह तक भी चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होता, ये क्या एतराफ़ हो गया कि फौरी नताइज नहीं आ रहे, या फिर मेरा ख्याल एक चर्चिल का कॉल है कि सियासत में सबसे अहम बात यह है कि कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, और सबसे कम अहम बात यह है कि क्या कह रहा है। जो एक बड़ी शख्सियत होती है, ताकतवर शख्सियत होती है, वो बात का उसको कोई और रंग दे देती है। तो असल अहमियत इसकी है कौन कह रहा है, कितनी ताकत के साथ कह रहा है, कितनी फोर्स के साथ कह रहा है। उसमें फिर लोग बह जाते हैं बाद औक़ात। ये सियासत की दुनिया एक नाराली दुनिया है। लेकिन बुनियादी खान साहब ने अब इसमें तब्दीली की है अपने लाहे अमल में। अब उन्होंने कहा है कि 10 महीने ये जो है, ये भी अगर ये भी करना पड़ा, इस्लामाबाद तहरीक चलती जाकर तहरीक मेरी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये जारी रहेगी अगर डेट ना मिली इलेक्शन। अगर डेट ना मिली तो जब तक इंतखाबात नहीं होंगे उनकी तहरीक जारी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई ताकत का मुजाहरा नहीं करना चाहते, वहाँ कुछ तसादुम से गुरेज कर रहे हैं। इस्लामाबाद जाकर, वहाँ जाकर वो डिस्पर्स हो सकते हैं।
गोया वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नहीं, इंतखाबी मुहिम का तो उन्हें बड़ा फायदा होगा, पूरा जीटी रोड कवर हो जाएगा उनका, पूरा जीटी रोड कवर हो जाएगा, फिर वो शुरू हो जाएंगे सिंध में चले जाएंगे और फिर केपीके में चले जाएंगे। पॉलिटिकल एडवांटेज तो वो है 10 साल 10 महीने तक वो सड़कों पर जिंदगी गुजारेंगे। अब इसका जो एडवांटेज होगा वो देखेंगे। ये तो बात की बात है ना, हम कंक्लूजन तो नहीं कर सकते ना, अभी उसमें जंप नहीं कर सकते। इस डिले में देखिए, कल भी हमने अर्ज़ की थी कि इस डिले में पार्लियामान का इजलास भी शुरू हो जाना है, फिर MBS साहब ने भी तशरीफ़ लाना है, फिर नई तयनाती भी होनी है। इस डिले के कई मकासद हैं इन तीनों से जुड़े हुए। एक कुछ राय ये भी है कि जो जनरल वहीद काकड़ फार्मूला था 93 में, उसका और आज के दौर का कोई मुवाजना है? कहीं खान साहब की नज़र उस फार्मूले पर तो नहीं है कि नहीं, देखें है पैरेलल इसका? पहली बात तो ये है कि मैं आप बताऊं, ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, इसमें अखराजात भी तो हो रहे हैं ना जी, रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे इसमें हैं। तवानाई भी लग रही। उनके जो कैंडिडेट हैं मुख्तलिफ हलकों के, PTI के वो लीडर जो हैं उनके, वो लोग इकट्ठे करके ला रहे हैं, सारा एहतमाम कर रहे हैं। तो उनके पास उनके रिसोर्सेज जो हैं वो भी तो इस्तेमाल हो रहे हैं ना। तो अगर इतनी तवील कंपेन आप चलाएंगे तो वो लोग हाँप ना जाएं कहीं, उनकी जेबें खाली ना हो जाए। एक साल की कंपेन चलाना ये भी एक मसाइल है। लेकिन देखिए बात सुने, जो काकड़ फार्मूला है उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है इस सूरत हाल से। जब गुलाम इसाक खान ने, नहीं तो उन्होंने भी तो आके नए इंतखाब के ऊपर देखें सदर गुलाम इसाक खान जो थे, उन्होंने असम्बली तहलील की नवाज शरीफ साहब की, वो उसका डट के खड़े हो गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज किया। पहली बार ये जो तहलील थी ना, कौमी असम्बली हुई, इसको बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। उससे पहले ये दरखास्तें हाई कोर्ट्स में जाती थी, सही, सुप्रीम वहाँ कोर्ट से की फैसले होते 93 थे में, ठीक। और उसमें देर हो जाती थी। तो ये उनके वकील थे खालिद अनवर, उन्होंने ये नुक्ता समझाया कि डायरेक्ट हमें 184 के तहत जाना चाहिए। तो बराह रास्त चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप कर लिया। तो वो इतनी तेजी से समात हुई, मेरा ख्याल है कि गुलाम इसाक खान उसका तसव्वुर नहीं कर सकते जितनी जल्दी नताया जाए, कि इतनी जल्दी वो समझ रहे हाई कोर्ट में जाएगा, एक हाई कोर्ट में, फिर दूसरे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इतनी देर में तारीख जो है इलेक्शन की करीब आ जाएगी, क्योंकि इलेक्शन का ऐलान होता था असम्बली तहलील के साथ। तो बहरहाल फैसला आ गया जब गुलाम इसाक खान साहब के खिलाफ आ गया, असम्बली बहाल हो गई। जी ठीक। अब जो पंजाब में जो सूरत थी, पंजाब में यहाँ काम हुई, मंजूर अहमद खान भट्टू साहब की हुकूमत कायम हो गई, वो गुलाम इसाक खान के साथ थे। मेरे ख्याल उनके पास खुद 16 वोट होंगे। अब भट्टू साहब आजकल तो बीमार थे, चेकअप के लिए गए हुए हैं अमेरिका, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सुना है कि बेहतर है हालात, माशाल्लाह उनके हालात। अच्छा, अब भट्टू साहब जो थे वो खड़े हुए गुलाम इसाक खान के साथ। अब गुलाम इसाक खान के और नवाज शरीफ के दरमियान जो कशमकश शुरू हुई, असेंबली उनकी बहाल हो चुकी थी, लेकिन सदर जो था इतना कमजोर नहीं था जितना आज है। उसके पास बड़े इख्तियारात थे। एक तो यानी गवर्नर की तकर्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री, फिर ये फाइल रोक लेना और इंतजामी कामों में रुकावट डालना। तो मशीनरी जो थी ना इंतजामी, वो चल नहीं पा रही थी। तो गुलाम इसाक खान अपनी जगह डटे हुए थे, नवाज शरीफ साहब अपनी जगह डटे। तो फिर फार्मूला कैसे आया? तो हुआ ये कि जब ये बिल्कुल हो गया ना, एक क्या कहेंगे आप, एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया ना, हेड ऑन क्लियन हो गया। एक हुकूमती मशीनरी जो है वो बिल्कुल मुंजमद हो गई। तो वहीद काकड़ साहब जो थे ना, वो दरमियान में आए, या उनके को नवाज शरीफ साहब तो मकबूलियत के आसमान पे थे उस वक्त, उनकी हुकूमत बहाल हुई थी, इसलिए वो नए इंतखाबात का सामना करने को तैयार थे। और गुलाम इसाक खान वो कह रहे थे अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम होता है तो मैं अपना ओहदा भी छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से दोनों को तैयार किया गया कि आप सदर साहब ने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा उन्होंने उनके पास रख लिया, और नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली जो है वो तहलील कर दी। तो तब भी तो बीबी लॉन्ग मार्च शहीद करना चाहिए। नहीं, बात की बात है,
ये अच्छा, अब वो तहलील हो गई असम्बली। और वसीम सज्जाद जो थे एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गए और उसके बाद इलेक्शन हो गया। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुकर्रर करने या उसको बर्खास्त करने का इख्तियार सदर के पास था। ठीक है, वजीर आजम के ब्रेक करीब आया चाहती और है। अब जो सूरत हाल है, अब ये इख्तियार जो है वजीर आजम के पास अच्छा फर्क आपने वाज़ेह किया, इसलिए मैंने एक हिस्सा छेड़ा था जान। जब यही वो मामला है, यही भुट्टो साहब का मामला है, वो इख्तियार भुट्टो साहब के पास था, सदर के पास इख्तियार नहीं था। तो सदर फजल चौधरी थे उस वक्त, लोग उनके वहाँ लिखाते थे वॉल चॉकिंग आर्मी उनके प्रेसिडेंसी के साथ, सदर फजल को रहा करो। और हमारे अपोजिशन के लोग कह रहे थे फजल को आप मुदाखलत करें, वो तो मुदाखलत कर ही नहीं सकते थे। तो अब जो सदर हैं उनके पास मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। आर्मी चीफ जो हैं उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी वजीर आजम है, तो इसलिए अब वो उतने इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते जिस तरह वही दस्तखत करने से इनकार कर सकते हैं सदर। हाँ। नहीं, सदर के दस्तखत करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो करेंगे ना वो। नहीं, जब सवाबदीदी इख्तियार, जब वजीर आजम ने एडवाइस कर दी तो बस हो गई। चलें, एक ब्रेक भी आया चाहती है और इसलिए वहीद काकड़ ये उस वक्त की सूरत हाल नहीं है। अच्छा, फ़र्क है ये। मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि आप बता सकें तारीख़ को खंगालते हुए कि तब क्या हालात थे और अब क्या हैं। ये उम्दा फ़र्क ये निकला कि सदर के इख्तियारात और उस वक्त सियासी हालात में फ़र्क है। अब ये हम सवाल ये भी है कि कौन पहले थकेगा, क्योंकि खान साहब का मार्च भी लंबा होता जा रहा है, PDM भी अनाउंसमेंट्स नहीं कर रही। तो ये सबसे अहम नुक्ता होगा काबिल दीद के पहले कौन थकता है या पहले कौन आंख झपकता है। हमें यहाँ एक आंख झपकनी होगी ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, आपको काकड़ साहब के दौर के हवाले से कोई फीडबैक आया है? हमारे पुराने रफ़ीक हैं मुमताज़ इकबाल मलिक साहब, क्या फरमाते हैं? बाद में फिर वो हिलाल के एडिटर भी हुए। उन्होंने कहा कि भाई जनरल काकड़ साहब जो हैं जनरल गुलाम मोहम्मद को लेके, जो 10 कोर के कमांडर थे उस वक्त, तो नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे। तो तरह की कहानियाँ आम हुई कि छड़ी पकड़ी हुई थी उन्होंने, ये था। लेकिन बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने बैठे आराम से सलीके से गुफ्तगू की। कहानियाँ तो अब भी सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल जाती हैं। उस वक्त ठीक आर्मी चीफ जो हैं वो थोड़ा, यानी उनकी पोजीशन ये मुख्तलिफ थी ना, कि उनका तकर्री का और बर्खास्तगी का इख्तियार जो है वो सदर पाकिस्तान के पास था। तो ये भी तजवीज़ आई कि वो LPR पे चले जाए। उनका मैं LPR पे चले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा भी LPR तो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती, वापस आ सकते, पक्का काम होना चाहिए। तो उनका इस्तीफ़ा लें। तो गुलाम इसाक़ खान और नवाज शरीफ दोनों ने एक दूसरे की ज़िद में, यानी एक दूसरे से इस्तीफ़ा लेने के शौक़ में इस्तीफ़े दे दिए। चलिए, ये बैनर्स कहानी भी आपको दिखा देते हैं। गुजरांवाला में जो बैनर्स लगे खान साहब के नहीं, ये तो गखर मंडी पहुंचे हैं। बड़ा अभी उनका ट्वीट आया खान साहब का, गखर मंडी बड़ा मुशान इस्तकबाल हुआ है, बड़ा तारीखी इलाका है और बड़ी अहमियत का हामिल इलाका है। कई इसकी अहमियतें हैं सर, और वहाँ अगर पहुँचे और वहाँ आवाम से मुखातिब में तो बड़ी आम बात है। वो एक मुस्लिम लीग नून को कहते थे ना GT रोड की पार्टी है ये। अब वो GT रोड की पार्टी दिखा रहे हैं, अपने जौहर दिखा रहे हैं कि हम उनका ख्याल, उनका ट्वीट उन्होंने किया है कि जब पिंडी पहुंचेंगे हम और इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अभी मुझे थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब से भी बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि गुजरांवाला से ऑनवर्ड जो मोमेंटम बना है लॉन्ग मार्च का वो अनप्रेसिडेंटेड, और वो कह रहे हैं कि वो हर गुजरते दिन के साथ अब इसमें इजाफा हो रहा है और ज़्यादा आवाम उसमें शरीक हो रही है। यही कहना चाहिए। ज़ाहिर अगर जोश जज्बे के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा, वरना तो उनको भी थकावट हो जाएगी। अच्छा सर, ये राजा मोहसिन इजाज़ साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर समात केसेस हैं उनको कवर करते हैं। उनको ज़हमत हमने इसलिए दी है कि जो 25 मई के वाक़यात थे उसमें जनाब इमरान खान साहब को वजाहत का एक और मौका दिया है। लॉन्ग मार्च उनका पहुंचा था इस्लामाबाद में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हदूद मुतय्यन की थी कि वो रेड जोन में नहीं आएंगे। तो उस वक़्त वायले, अगरचे उन्होंने वहाँ अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया, लेकिन रेड जोन में उनके हामी पहुंच गए थे। उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त ज़ेर समात है, उसका जिक्र हो रहा है। और उनके वकील जाके, अब ये चूंकि चुनाचे बात हो रही है, उनको तो पता ही नहीं चला। नहीं, एक और बात है ना, वो जो जमा कराया जवाब, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अदालत को अपनी जानब से किसी किस्म की यकीन दहानी करवाने से उन्होंने नाइल्मी का इजहार किया है। इस पर फिर
चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस बात की वजाहत करना होगी कि अगर वकला का इमरान खान से रब्ता नहीं हुआ तो फिर यकीन दहानी किसकी जानिब से कराई गई है। तो उनका वकला जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एतमाद को ठेस पहुंचाई ना, कि वहां उन्होंने यकीन दहानी करा दी। अब उन्होंने कहा कि खान साहब के दस्तखत से बयान आएगा। देखिए इस्तफसार तो बड़ा अहम हुआ, रिमार्क्स बड़े अहम आए, सवाल बड़े उठे आज की समाअत और इस केस के ऊपर, लेकिन खुलासा यही है कि अदालत ये कहती है कि इस केस में हम बहुत तहम्मुल से काम ले रहे हैं और एक और वजाहत का मौका दिया जा रहा है। एक मौके पर यह भी रिमार्क्स है कि 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं बनाई जा सकती। मोहसिन एजाज साहब, आज जो वकील हजरात है ना, वो अदालत में जो भी बात कह देते हैं उनका ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं, जो मर्जी कह दें, यकीन दहानी करा दें। एक किस्म की अदालत को गुमराह करने वाली बात होती है। मोहसिन ये बताएं ना, आज हुआ कि अदालत पूछना क्या चाह रही थी, जानना क्या चाह रही थी, पीटीआई क्या प्ली ले रही थी? खान साहब कह रहे हैं लाइलमी है, मेरा तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं गई हुई। देखिए, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से गुज़िश्ता रोज एक इब्तदाई जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कराई गई किसी भी यकीन दहानी से लाताल्लुकी का इजहार किया था। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस मामले पर अपना तफसीली जवाब 3 नवंबर तक जमा कराएंगे। अदालत उन्हें 3 नवंबर तक अपना जवाब जमा करवाने का वक्त दे दे। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो बिल्कुल आगाज में ही जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एहसन जून, वो रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने कहा कि आपने 2 वकीलों को भी इस मामले पर नोटिस कर दिया है और मैं उन दोनों वकीलों की तरफ से, डॉक्टर बाबर रवान एडवोकेट और फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट की तरफ से पेश हो रहा हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि भून साहब आप तशरीफ रखें, हम पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल को सुन लेते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये जो तीनों हजरात की जवाबात थे वो पढ़े। सबसे पहले उन्होंने इमरान खान का जवाब पढ़ा, फिर उसके बाद उन्होंने जो फैसल फरीद चौधरी और बाबर रवान एडवोकेट की तरफ से जो जवाबात जमा करवाए गए थे वो पढ़े। ये जवाब जब पढ़ रहे थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान, तो चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया कि ये बताएं कि जो हमारा 25 मई को जो मुख्तलिफ 3 सेशंस में समाअत हुई थी, तो पहले सेशन की जो समाअत थी उसका ऑर्डर किस वक्त आया। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूद चीफ जस्टिस साहब को कि ये जो ऑर्डर था ये तकरीबन दिन 12 बजे के करीब ये ऑर्डर आया था, जिसमें ये हिदायत लेने का कहा गया था कि फरीकैन को कि आप अपने हिदायत ले लें इस मामले पर। जो पीटीआई के वकला थे उन्हें कहा गया था कि आप अपनी लीडरशिप से हिदायत ले लें। इसी तरह हुकूमत की जो नुमाइंदगी कर रहे थे लोग, उन्हें हुकूमत की तरफ से हिदायत लेने का कहा गया। फिर चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि जो तीसरा सेशन था जिसमें हमने हतमी ऑर्डर जारी किया था वो ऑर्डर किस वक्त आया, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ये वाला जो हुक्म था ये 6 बजे आया था। तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि ये जो 12 बजे से लेकर 6 बजे तक का वक्त था ये उन्होंने हिदायत लेने के लिए दिया था, लीडरशिप से बात करने के लिए दिया था। तो ये बताएं कि अगर इस इतने लंबे टाइम के दौरान आपकी बात नहीं थी हो सकी तो फिर आप अदालत को ये बता देते कि हमारा राब्ता नहीं था हो सका। 2 सीनियर वकला की तरफ से अदालत को गुमराह किया गया है और चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क दी गई कि द कोर्ट इज रियली डिस्टर्ब और इसके साथ साथ ये कहा गया कि जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट था अपने लॉ ऑफिसर्स पे अदालत का, वो ब्रीच हुआ है। और चीफ जस्टिस खासे बरहम दिखाई दिए कि जो कमिटमेंट थी, जो एश्योरेंस थी, वो कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे H9 के मुकाम की दी गई थी, जबकि जो साबिक वजीर आजम की तरफ से जो हिदायत दी गई कारकुनान को, वो ये कहा गया कि आप डी चौक पर पहुंचें। और इस चीज को अदालत ने जो है वो ये कहा कि ये इस तरह करना। और फिर इमरान खान, लेकिन मोहसिन देखें ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं, इस्तफसार बड़ा अहम है, लेकिन खुलासा तो यही है ना कि फिर एक और वजाहत का मौका दे दिया गया, क्योंकि अदालत ने ये भी कहा कि इस केस में हम बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से ये कहा गया कि हम बहुत तहम्मुल से काम ले रहे हैं और इमरान खान ने भी अदलिया के एहतराम का अपने जो जवाब है उसमें जिक्र किया है और साथ वो ये कहते हैं कि मुझे किसी यकीन दहानी का इल्म नहीं है। तो इस पर वो वकला पर भी बहुत ज्यादा बरहम हुए। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत के पास जो मौजूद मवाद है उस पर इमरान खान को नोटिस जो है वो होना चाहिए और उनको शो कॉज नोटिस करने का इनफ मवाद मौजूद है। ताहम इमरान खान को हम एक वजाहत का एक और मौका दे रहे हैं और ये भी कहा गया कि जो अब जवाब जमा करवाया जाए सुप्रीम कोर्ट में वो इमरान खान के दस्तखत के साथ
ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے جو وکلاء تھے تحریک انصاف کے بابر امان اور فیصل چودھری, انہیں مخاطب کر کے یہ بھی کہا گیا کہ عدالت کو جو بھی بات کی جائے وہ سچ پر مبنی ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا رابطے یا کسی ٹھیک ہے, بہت شکریہ محسن, بہت شکریہ. تفصیلات آپ تک پہنچانی تھی کہ آج ہوا کیا, پوچھا کیا گیا, پیش کیا کیا گیا, اور پھر فیصلہ یہی ہوا کہ ایک اور موقع بنیادی بات ہے سر 25 مئی کو عدالت کے حکم پر انتظامیہ نے رکاوٹیں ختم کر دی. بالکل ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب ریڈ زون میں نہیں آئیں گے, لیکن اور محدود رہیں گے خاص علاقے میں جو مختص کیا گیا تھا. اور ان کے وکلاء جو تھے وہ ان کو انہوں نے کہا جی ہم یہ بات ان کو کنوے کر دیں گے. یہ وکیلوں کی ذمہ داری ہوتی نا. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو اس عدالتی حکم کا پتہ ہی نہیں چلا. جی ہاں. اب وکیل کہتے ہیں ہمارا ان سے رابطہ ہی نہیں ہوا جب توہین عدالت کی درخواست آئی. تو اس طریقے سے گویا عدالت سے رابطہ کر کے ایک سیاسی فائدہ تو حاصل کر لیا گیا, انتظامیہ کے ہاتھ تو باندھ دیے گئے, لیکن جو عدالت نے حکم دیا تھا اس پہ منوان عمل نہیں ہوا. عدالت نے پھر اداروں سے رپورٹ مانگی تھی, وہ رپورٹ آئی ہے. اب خان صاحب جو ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا. معاملہ ختم نہیں ہوا, ہینڈ ریٹن دیں گے سر. ہاں, یہ آسان کام نہیں ہے. معاملہ ختم نہیں ہوا. اب چاہیں اب ایک کوئی درخواست دے کے پھر کوئی ریلیف مانگ لیں, تو عدالت میرا خیال اب اس سے بڑی محتاط ہوگی اور گریز کرے گی کہ فیسیلیٹیٹ کرنے سے یہ اس کا نتیجہ نکلے گا. یہ بھی ہے, اور دوسرا چونکہ وضاحت کا موقع ملا تو ہو سکتا ہے وضاحت قبول کر لی جائے. اچھا سر, دورہ چین کا میں ذکر کر لوں, پھر ہم نے یہ ایف آئی اے سوشل میڈیا اس پر بات بھی کرنی ہے. ہمارے ساتھ وقار سید, ان سے بعد میں بات کرتے ہیں. دورہ چین ہے ختم ہو گیا, وزیر اعظم واپس آ رہے ہیں. اس میں سرمایہ کاری پر رضامند ہیں چینی کمپنیاں. پاکستان میں تیز رفتار ٹرین آ رہی ہے, کراچی کے کچھ ایشوز کو, اور گوادر میں جدید ہوائی اڈہ, اور پھر معاشی اور اقتصادی بحران سے نکلنے میں پاکستان کی مدد کا فیصلہ کر رہا ہے. چین $6 ارب جو ہیں وہ چائنا کے ڈیو ہیں ہماری طرف, اس کی ریسکیجول کرنے کی بات ہو رہی تھی. اب دیکھتے ہیں, میرا خیال امید ہے کہ وہ آگے چلی جائے گی, ادائیگی مؤخر ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ نے کہ پاکستان کی مدد کریں گے مشکلات سے نکلنے میں. تو اب یہ پاکستان کو بڑی امیدیں اور توقعات ہیں, بہت توقعات ہیں چائنا کے. یہ پہلا دورہ تھا چائنا کا حکومت سنبھالنے کے بعد, وزیر اعظم بننے کے بعد, اور بڑے وفد کے ساتھ گئے تھے, بڑی تیاری کے ساتھ گئے تھے, مختلف پروجیکٹس پہ کام کر کے, یعنی ہوم ورک مکمل تھا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے, کل ذرا تفصیل سے گفتگو کریں. چلیے, میں ذرا ایف آئی اے کا ذکر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے اور ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا یہ معاملہ, آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر, فرمائیے. ہمارے جو آئی جی ہیں پنجاب کے, فیصل شاہکار صاحب, فیصل شاہکار, وہ اقوام متحدہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی ہے. اچھا, ان کی سن لی, ان کی کوئی نیکی کام آئی ہے. ان کو جناب UN کے سیکرٹری جنرل جو ہیں ان کا پولیس ایڈوائزر مقرر کر دیا. کیا بات ہے. یہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے پاکستان کو. اس سے پہلے بھی وہ اقوام متحدہ میں جو ہماری پیس فورس جاتی ہے نا, اس کے بہت کئی جگہ ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں. تو بڑے بھلے آدمی تھے, کہاں پھنسے ہوئے تھے. چلیں اب مناسب جگہ پہنچ گئے, اور بیچارے بیچ بچاؤ کر کے اپنی عزت بھی بچا رہے تھے, اور حکومت کا تحکم جو ہے اس کو بھی کوشش کر رہے تھے. اب اس کا نیا دبنگ کو ہیرو آئے گا. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان سے کھڑے رہے اپنی ایک شان کے ساتھ. تو اللہ نے ان کی سن لی, خوش بختی ان کی. اب وہاں چلے گئے, ان کو خوش رکھے اللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں سوشل میڈیا کا ذکر کر رہا ہوں بار بار, اور ایف آئی اے ایکشن لے سکتی ہے. ترامیم کا ایشو تھا, سرکار نے منظور کر لی. ایک سیکشن 505 ہوتی ہے جس کے تحت کارروائی کا اختیار حاصل نہیں تھا ایف آئی اے کے پاس. تو تازہ جو اطلاعات میرے پاس ہیں اس کے مطابق یہ اختیار ملا ہے. جب نفرت انگیز مواد پھیلانے والے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پر, ان کے خلاف ایف آئی اے براہ راست کارروائی کر سکے گا. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب سے جب یہ مدعا ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ کچھ اگر مگر کی بات کر رہے تھے. گو کہ یہ اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ ہر دور میں, پچھلے دور میں بھی, اب بھی سرکار بار بار چاہتی ہے کہ سوشل میڈیا کو کیسے قابو کیا جائے. وقار, 505 کا اختیار دیا گیا نفرت انگیز مواد کو ہٹانے کے لیے, ان ہینڈلز کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. رانا صاحب سے آپ کی بات ہوئی, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں کیا, یا یہ ہم سمجھیں کہ اب ایف آئی اے ایک ایسا ٹویٹ جو ناپسند ہو سرکار کو اس پہ کارروائی کر سکتی ہے؟ جی جامی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اصل میں ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پچھلے دور میں بھی ایک ٹیکا آرڈیننس آیا تھا, اس میں بھی صحافی برادری نے بھرپور آواز اٹھائی تھی, جس کے بعد معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا. یہ تقریباً یہ جو موجودہ رولز ہے کہ ایف آئی اے کو جو ہے وہ اختیارات دیے گئے, جس میں
मुजवजा तौर पर जो उसकी अहम शिकायत आई है उसमें ये कि गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसमें 7 साल तक की कैद भी हो सकती है। ये मामला तकरीबन गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो है वो जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहाँ पर ये बातें ज़ेर गर्दिश कर रही थी कि ये खुसूसी इख्तियार जो है वो दिया जा रहा है, और वो यकीनी तौर पर उसके साथ कुछ हल्के ऐसे भी थे कि वो ये कह रहे थे कि जी हुकूमत इसको एक सियासी आलाकार के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करना चाह रही है। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते ये बहस थोड़ी सी तब्दील हुई, जिसके बाद एक नई बहस जो है वो इस्लामाबाद में शुरू हुई है और उसमें ये कहा गया कि शायद हुकूमत इसके पीछे नहीं है, कोई और है। तो इस मामले पर आज जब सुबह खबरें चली कि सर्कुलेशन समरी के जरिए जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी काबीना से मंजूरी ली गई, तो जब हमने राना सनाउल्लाह साहब से पूछा तो उनका मौक़िफ़ जो है वो अगर मगर पर था, यानी वो इन जो तरामीम हुई है उसके साथ वो 100% खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। जैसे कि हमने उनसे बात की तो क्या कहते हैं वो? जी, जब हमने उनसे बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि इसमें जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो सहाफ़ी बरादरी है, जबकि इसके अलावा दीगर भी हैं। और उनकी जानिब से 2 टोक अल्फाज में यानी ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि अगर इसे आज़ादी इज़हार राय पर कोई कदगन लगेगी तो ये हम वापस भी ले लेंगे। हमने उनसे सवाल किया कि कुछ तासुर ये है कि ये आप नहीं कर रहे, आपसे करवाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जैसे भी ये बिलाखिर यानी बिल जो है इसको बिल की शक्ल में कानून साजी के लिए तो हम ही इनको पेश करेंगे। उसके अलावा उनकी जानिब से बार बार 2-3 दफा ये बात दोहराई गई कि यानी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इससे आज़ादी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक़ार। ये सेक्शन जो आज़ाद पाकिस्तान की दफ़ा 505 है, ये कहती है कि कोई भी ऐसा बयान, अफवाह या रिपोर्ट लिखे, शाया करे या फैलाए जिसका मकसद इश्ताल दिलाना हो या जो मुमकिन तौर पर इश्तराल दिलाने की वजह बने, उस पर 7 साल की कैद और जुर्माना। इसमें पाक फ़ौज और दीगर ज़िम्मेदार इदारों का जिक्र भी है। और तो ये उसका अगर तलाक होता है फिर तो किसी भी शुबे में आपने फिर तो अदालत देगी ना सजा, FIA नहीं लेनी है ना, मुकदमा कायम होगा। पाकिस्तान में मसले ये है कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होती, एक हंगामा मच जाता है। आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों को पकड़ते हैं, आसानी से मुकदमा दर्ज करें, पकड़ें, मुकदमा चलाएं। आप मुझे बताएं सोशल मीडिया ये इससे कतई नज़र कि ये कानून क्या कहता है, सोशल मीडिया पर जो तूफान बदतमीजी मचा हुआ है उसको सपोर्ट करेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। वो आज़ादी सहाफ़त है? नहीं, बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त नहीं है। और उसका ताज़ा हम झक मार रहे हैं यहाँ बैठे, उसका ताज़ा शख्साना ये है कि अगला प्रोग्राम कामरान शाह साहब का, वो आज टॉप ट्रेंड में जा रहे हैं। कल उन्होंने कुछ स्टेटमेंट सोशल मीडिया और PTA के एक्टिविस्ट के हवाले से दी थी, तो वो टॉप ट्रेंड में माशाल्लाह जा रहे हैं। एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नुक्ता नज़र के साथ, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।